बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माइनस करके पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। इससे पहले लियाकत अली खान का कत्ल हम सबके सामने है। उसके बाद भी उसके बाद फिर आप देखते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंतहाई बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। अब उसके बाद अगर एक थर्ड पार्टी मैदान में आई जो खुद इस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट की, यानी जिसको प्रोजेक्ट इमरान कहते हैं, उसको लॉन्च किया और उसके अगराज व मकासिद सामने आए और उन अगराज व मकासिद के हुसूल के लिए जब पीटीआई को लाया गया तो उसके बाद अब हुकूमत -1 के फार्मूले पर चल पड़ी है। ये -1 का फार्मूला क्या है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि काजी फायज ईसा ने एक दबंग किस्म का फैसला कहूं या रिमार्क्स कहूं जो भी उन्होंने दिया है पर कमाल किया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अपना जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के लिए उसके रास्ते में खारदार तारें बिछा दी हैं। अब देखना है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अपने आप को पाक दामन कैसे साबित करते हैं। और इसके अलावा ISI की पंजाब में बहुत बड़ी तब्दीली की बुनियादी वजह क्या है और खैबर मानेका को जिस तरह गिरफ्तार किया गया है उसकी वजूहात क्या हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं नहीं, मेरे ख्याल में पहले हम बात करते हैं मुख्तसर वाली खबरों की। तो नाज़रीन, आपने ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सुना होगा कि खैबर मानेका को लाहौर एयरपोर्ट से FIA ने दुबई जाते हुए गिरफ्तार कर लिया है और उनको फिर बाद में एंटी करप्शन के हवाले किया गया और उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने कब्रिस्तान की 4 मरला ज़मीन पर कब्जा करके शादी हाल और दुकानें बनाई। ये इब्तदाए इश्क है। अभी खैबर मानेका के खिलाफ बहुत सारी FIA में मामलात हैं जिनकी इंक्वायरीज ज़ेर इल्तवा हैं। अब वो सारे मामलात खुलेंगे और इनको भी निशाने इबरत बनाया जाएगा जिस तरह परवेज इलाही को बनाया गया है। तो जाहिर है कि अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कुछ कहूँगा तो फिर शादी हाल के मामले पर वो पहले ही हमारे एक सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने कह दिया कि वो खैबर मानेका को शादी के मामला जो है रास नहीं आते। तो बहरहाल खैबर मानेका तो समझे पक्के गए क्योंकि उसके 2 बेटे पहले ही यहाँ से फरार होकर दुबई पहुँच चुके हैं। ये वो जो है वो एक अपना एक ट्रायंगल था, यानी ये वो 3 थे, यानी 2 बेटे 1 बाप, और माँ को तो वैसे ही इन्होंने इमरान खान के साथ रुखसत कर दिया था काफ़ी शरारत के साथ। और यही वजह है कि आज तक बुशरा बीबी वाइफ ऑफ इमरान खान नहीं हो सकी हैं। उनके पासपोर्ट पर, उनके शनाख्ती कार्ड पर वो बुशरा बीबी जो हैं वो आज भी वाइफ ऑफ खैबर मानेका हैं। और हैरत की बात ये है कि मौजूदा मियाँ, साबिका मियाँ और दोनों मियाँ एक साथ और बीबी उम्रा फरमा रही हैं। अब मैं इस पर क्या तबसरा करूं, मुझे खुद शर्म आती है, इनको तो शायद शर्म आए या ना आए मुझे नहीं पता। नाज़रीन, इस जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने आज एक केस में जब जो है वो वकील ने इल्तिवा मांगा कि मुझे कुछ दस्तावेज़ात जमा करवाने हैं, तो उस पर जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो यूँ समझ लें कि उनकी जो बैटरी थी वो शॉर्ट हो गई और उन्होंने बाकायदा रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये तमाम मुतल्लिका वकला भी सुन लें कि जहन में रख लें कि अब बगैर किसी इमरजेंसी के किसी को इल्तवा नहीं मिलेगा। नोटिस जारी होने के बाद, आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो भी फैसला होगा वो होगा और ये जल्दी जल्दी केस निपटाए जाएंगे क्योंकि हमारे सरों पर तकरीबन 57,000 जो है वो ज़ेर इल्तवा केसेस का मामला है। तो अब मुझे नहीं पता कि चीफ जस्टिस की ये जो ऑब्जर्वेशन है या जो उनका ये मतलब एक कमेंट है या इसको क्या बोलें, ये लोअर जुडिशरी पर भी जो है वो वो भी बाइंडिंग होगी इसकी या नहीं होगी ये तो नहीं जानता। अगर जो लोअर जुडिशरी भी इसी पर अमल करती है तो मेरे ख्याल में आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर
केसेस यानी जो ज़ेर इल्तबा केसेस हैं उनकी शरह बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी। नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करते हैं कि ISI का जो पंजाब का जो सेक्टर कमांडर था राशिद साहब, ब्रिगेडियर राशिद, उनको हटा दिया गया है। ब्रिगेडियर राशिद पहले जो है वो पाकिस्तान आर्मी में थे, फिर रिटायर हो चुके थे, फिर उनको एक्सटेंशन देकर और ISI में ला के, ये जनरल फैज का फार्मूला है, ठीक है, उनको फिर ISI में ला के और फिर उनको जो है वो सेक्टर कमांडर लाहौर तैनात कर दिया गया था। और अब उनकी जगह पर जो है वो पीर से जो चार्ज संभालेंगे वो हैं ब्रिगेडियर यासिर साहब। अब इनकी ये कोशिश थी राशिद साहब की कि जो आइंदा आम इंतखाबात हैं तब तक उन्हें सेक्टर कमांडर रहने दिया जाए, ताकि वो प्रोजेक्ट इमरान की जो थोड़ी बहुत कसर रहती है या फिर 9 मई के मामलात में जो कसर रह गई थी वो ये पूरी कर सकें। तो बहरहाल अल्लाह उनको खुश रखे। नाज़रीन, मैं इससे पहले कि जो है वो -1 फार्मूले पर आऊँ, मैं आपको बताता चलूँ इस वक्त कि जो है वो जस्टिस तारिक मसूद साहब ने, जिनके पास अपना सुप्रीम कोर्ट के जज ट्रका वाली सरकार, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, प्रॉपर्टी वाले सरकार, प्लाटों वाली सरकार, ये बहुत बड़ी सरकार है, तो उनके खिलाफ जो 10 शिकायत थी, यानी पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और सूबाई बार काउंसिल्स और मियां दाऊद समेत 10 शिकायत उनके खिलाफ बमा सबूत मौजूद थी। और अब ये हुआ है कि जो मतलब इनको चेक करने के लिए या इनका जायजा लेने के लिए जो तारिक मसूद साहब को भेजी गई थी, वो कहानी क्या है वो मैं भी आपको बता चुका हूं, और मुझसे पहले अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब अपने AQS में भी आपको बता चुके हैं, जियो पर भी ये बार बार चल रहा है। तो बहरहाल अब सिचुएशन ये है कि जस्टिस तारिक मसूद साहब ने जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव भेजी है। अब पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि उनको क्लीन चिट मिल गई है, पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये शिकायत काबिल समाअत हैं, इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया जाए और उसमें इस मामले को रखा जाए और जो मतलब उन्होंने रिपोर्ट दी है उसकी बुनियाद पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से वजाहत तलब की जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन्हें फेयर ट्रायल का मौका फराहम किया जाए। अब देखते हैं कि मतलब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने से पहले ही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जो पिछले 2-3 दिन से मुस्ताफ़ी होने के लिए बातचीत कर रहे हैं या मुशावरत कर रहे हैं दोस्तों से, तो क्या वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं या नहीं होते, या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखते हैं। अभी अगला मरहला है और बहुत खतरनाक मरहला है। जिस तरह मैंने कहा कि सरदार तारिक रहीम साहब ने जो है वो अपना सरदार तारिक मसूद साहब ने, अगर मैंने पीछे भी कहीं नाम गलत लिया तो मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के रास्ते में खारदार तारें बिछा दी हैं। अफसोस 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 के साबिका एक कलंक जस्टिस उमर अता गंदयाल जाते जाते भी अपने गंद को साफ न कर सके और आज उनको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना है। कॉन्सिक्वेंसेस का सामना तो उन जजेस को भी होगा कि जिनको सीनियरिटी से हटा करके और सीनियरिटी की बुनियाद को बालाए ताक रखते हुए उसका कत्ल करते हुए और उनको एलिवेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। मामला तो ये भी उठेगा, ये मामला खत्म नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट में सफाई होगी। अब आपको एक प्रॉपर निजाम अदल नजर आएगा, जहां का जो काजी होगा वो इंसाफ करता आपको नजर आएगा, बेंच फिक्सिंग करता नजर नहीं आएगा। एजेंसीज के साथ और फिर प्रोटोकॉल के शशके और फिर जो है वो गैर मुल्की दौरों की अयाशियां, ये चीजें अब खत्म, ये माजी का किस्सा हो गई। अब एक नई अदलिया सामने आई है, एक नया निजाम अदल इस मुल्क को मिलेगा। नाज़रीन, जिस तरह मैंने इब्तिदा में ही कहा कि जाहिर है कि मतलब एक ज़माना था कि जब अपना लियाकत अली खान, मेरे ख्याल में शायद मुस्लिम लीग में थे, तो मतलब उसकी जो शोहरत थी शायद वो बढ़ रही होगी, तो इसीलिए उनको कत्ल कर दिया गया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने
جس نے اس ملک کو 1973 کا آئین دیا، جس ذوالفقار علی بھٹو نے آئین میں یہ شک جس نے بھی پیش کی اور اس کی سپورٹ کی اور اس کو آئین کا حصہ کیا اور 2/3 اکثریت سے اس کو منظور کیا کہ آئین سے انحراف کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگے گا، بدقسمتی یہ ہے کہ جن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے وہ تو دندناتے پھرتے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ اس لیے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا کہ پیپلز پارٹی -1 ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد جب ضیاء الحق نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی تو -1 نہیں ہوئی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے سمجھ لیں کہ اپنا 1988 سے لے کر 1999 تک جب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی تو مائنس ہو ہی نہیں رہی، جتنی کوشش کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو فرد واحد کا نام نہیں تھا، وہ نظریہ تھا، وہ سوچ تھی، اور وہی سوچ وہی مشن لے کر محترمہ بینظیر بھٹو آگے بڑھ رہی تھی۔ اور بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ پاکستان 2 پارٹی سسٹم پہ چل پڑا اور باری باری طے ہوئی، اور اس کے بعد جو مطلب ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک میثاق جمہوریت ہوا، اس میں باری باری طے ہوئی، یعنی جو جیتے گا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے۔ لیکن 2018 میں جو تماشا ہوا، اور 2018 کے بعد جس طرح عمران خان کو لایا گیا، اس کے بعد پھر ضروری سمجھا گیا کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے۔ ناظرین، لندن میں یا نیو یارک میں یہ مجھے پراپر یاد نہیں ہے، لیکن نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن تو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، لیکن عمران خان یا اس کی پی ٹی آئی نہیں ہوگی۔ یہ ہے -1۔ اور آج انہوں نے دا ٹریبیون میں یہ خبر چھپی ہے، اور اس کے علاوہ ٹریبیون میں چھپی ہے، اور اس میں انہوں نے برملا کہا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان مائنس، ختم، آئندہ عام انتخابات میں یہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی جو اپنا جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ، اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ ساری جیلوں میں پڑی ہے، اور زیادہ تر ان کے جو لوگ ہیں وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ عمران خان پر ابھی القادر ٹرسٹ کیس رہتا ہے، توشہ خانہ کیس رہتا ہے، فارن فنڈنگ کیس رہتا ہے، اور باقی کیسز کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، وہ ہے پلس 9 مئی کے معاملات میں 120B کا سامنا ہے عمران خان کو۔ تو ایسی صورتحال میں عمران خان کیسے انتخابات میں حصہ لیں گے؟ یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جس پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا گیا اور ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا، اور اس میں اس چیز کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ یہ جو ٹریبیون میں اسٹوری چھپی ہے، یہ انہوں نے ایک غیر ملکی نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے یہ باتیں فرمائی ہیں۔ تو کم سے کم سوچو، اس میں پھر لیول پلینگ فیلڈ کہاں ہے؟ مقابلہ ہونا، پتہ چلے اگر عمران خان اس ملک کا دشمن ہے، اگر عمران خان نے اس ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے، اگر عمران خان اداروں کا دشمن ہے، لیکن پھر اگر عوام ان کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کیوں کسی کا راستہ روک سکتے ہیں؟ کیا آپ پاکستان کو ایک قطر کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا احتیاط کیا جائے بہتر ہے۔ اور نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب سے التجا ہے کہ لفظوں کا انتخاب تھوڑا سا درست کریں۔ یہ جو لفظوں کا انتخاب ہے یہ ظاہر کرتا ہے، آپ کو بے نقاب کر رہا ہے کہ آپ نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آپ کسی کے ہیں، آپ تو کہیں سے ایم پی ایم این اے کا جو ہے وہ سیٹ بھی نہیں جیت سکتے۔ تو اگر آپ کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا ہے تو کم سے کم آپ اتنی جو ہے وہ کسی اور کی نمائندگی کریں کہ جتنی ایک نگران وزیر اعظم کو کرنی چاہیے۔ ناظرین، دیگر اہم امور بھی ہیں، ان پر ہم اگلے ولاگ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔